शारदा के दो बेटे थे, सोहन और मोहन। बड़ा बेटा सोहन एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और उसकी पत्नी गायत्री घर संभालती थी, जबकि छोटे बेटे मोहन का कॉलेज बस खत्म ही हुआ था और अब वो एक अच्छी नौकरी की तलाश में था। भाभी प्लीज एक कप कॉफी बना दोगे क्या आप? हाँ भैया, बस अभी बनाकर लाई। ये लीजिए भैया आपकी कॉफी। और सुनिए, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ना इस देश में कंपनियां खत्म हुई हैं और ना ही नौकरियां। थैंक्स भाभी, पर आपको कैसे पता चला कि मेरा इंटरव्यू खराब गया है? आपके चेहरे से। और फिर आपने कॉफी भी तो मांगी ना। मुझे पता है, आप जब भी परेशान होते हो तो आपको कॉफी चाहिए होती है। गायत्री ऐसी ही थी। वो घर के हर सदस्य का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखती थी। सबकी खुशी में खुश रहना और सबके दुखों को बांट लेना उसे बहुत अच्छे से आता था। लेकिन इस सब के बावजूद वो अब तक अपनी सास शारदा के दिल में जगह नहीं बना पाई थी। हे भगवान, ये क्या बनाया है? पूरे महीने का तेल इसे एक सब्जी में ही उड़ेल दिया है क्या? और ये पूड़ियां, ये किस खुशी में बनी है आज? माँ जी, वो आज मोहन भैया का मूड थोड़ा खराब था तो मैंने सोचा कि। तू ज्यादा सोचा वोचा मत कर, समझी ना? खुद तो पतली हो नहीं सकती, उल्टा हम सबको मोटा करने पर तुली है। माँ क्या बोल रही हो? इतनी अच्छी सब्जी तो बनाई है भाभी ने, एक बार खाकर तो देखो। तू चुप कर। इतना तेल वाला खाना खाएगा तो देखना, एक दिन इसके जैसा ही फूल जाएगा। फिर कोई लड़की तुझसे शादी नहीं करेगी, समझा? माँ ऐसा नहीं है, गायत्री के खानदान में अभी भी कई लड़कियां बाकी हैं शादी के लिए। तो अगर अपना मोहन मोटा भी हो गया तो कोई बात नहीं, कोई ना कोई उस हिसाब से मिल ही जाएगी। क्यों गायत्री? अपनी सास के ताने तो गायत्री बर्दाश्त कर लेती थी, लेकिन अपने पति से इस तरह का व्यंग गायत्री सह नहीं सकी। हालांकि उसने पलटकर अब भी कुछ नहीं कहा और वहां से बिना कुछ कहे चुपचाप अपने कमरे में आकर रोने लगी। कुछ ही देर में सोहन कमरे में आया। गायत्री, क्या तरीका है ये? है तुम ऐसे कमरे में क्यों चली आई? तुम्हें पता है माँ को तुम्हारी इस हरकत से कितना बुरा लगा? नहीं पता मुझे। ठीक वैसे जैसे आपको नहीं पता कि मैं भी एक इंसान हूँ, मेरे अंदर भी फीलिंग्स हैं और मुझे भी बुरा लग सकता है। ओहो, अब ये फालतू का ड्रामा मत शुरू करो तुम। अब ऐसा भी क्या कह दिया मैंने तुमसे? तुम ही बताओ, तुम्हारे घर में सब हट्टे कट्टे नहीं है क्या? बिल्कुल तुम्हारी तरह। हाँ है, लेकिन इसमें कोई बुराई तो नहीं। यही तो बात है ना, तुम्हें अपने इस मोटापे में कोई बुराई नजर ही नहीं आती, इसीलिए दिन ब दिन और फैलती जा रही हो। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। आगे से कभी कुछ नहीं कहूंगा। अब से तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। शारदा और सोहन दोनों चाहते थे कि गायत्री पतली हो जाए, लेकिन इसे लेकर उनका गायत्री से बात करने का तरीका बिल्कुल भी सही नहीं था। शारदा हर वक्त गायत्री के मोटापे को लेकर उसे ताने देती रहती थी, जबकि सोहन धीरे धीरे उससे दूरियां बना रहा था। वो ना तो कभी गायत्री को कहीं घुमाने लेकर जाता था और ना अपने साथ किसी फंक्शन में ले जाता था। मोहन जल्दी चल भाई। और माँ कहाँ है? मैं यहाँ हूँ बेटा, चल मैं तैयार हूँ। अरे पर भाभी, उन्हें तो आ जाने दीजिए। वो नहीं जाएगी, सब चल देंगे तो घर पर कौन रहेगा? अगर ऐसा है तो मैं घर पर रह जाता हूँ, आप लोग भाभी को ले जाइए। क्यों बहस कर रहा है मोहन? माँ ने कह दिया ना कि गायत्री नहीं जाएगी तो बस बात खत्म। वैसे भी उसे ले जाकर क्या होना है, ये तू भी अच्छे से जानता है। और नहीं तो क्या, वहां सबकी बहुएं एक से एक सुंदर और छरहरे शरीर की हैं। उन सबके बीच ये हमारी नाक ही कटाएगी बस। ये बात गलत है माँ। माना कि भाभी थोड़ी हेल्दी हैं, लेकिन वो पतली भी हो सकती हैं। बस उन्हें हमारी थोड़ी मदद चाहिए। चुप कर तू, बड़ा आया उस भैंस की पैरवी करने वाला। अरे पागल, तेरे ही भले के लिए नहीं ले जा रहे उसे। कमला मौसी ने एक अच्छा रिश्ता बताया है तेरे लिए। वो लड़की वाले भी इस फंक्शन में आ रहे हैं, तो उनके सामने सब अच्छा अच्छा ही दिखना चाहिए, समझा? अब बहस बंद कर और चुपचाप चल हमारे साथ। मोहन की सोच अपनी माँ और भाई से काफी अलग थी, लेकिन फिर भी वो गायत्री के लिए कुछ नहीं कर सकता था। जिस रिश्ते की बात मोहन के लिए चल रही थी, आखिरकार वहां बात बन गई और फिर कुछ ही महीनों बाद मोहन और त्रिशा की शादी हो गई। शादी के पूरे फंक्शन में गायत्री को सबके सामने आने का बहुत ही कम मौका दिया गया और इसके पीछे की वजह सिर्फ गायत्री का मोटापा ही था। दूसरी तरफ त्रिशा रंग रूप और फिटनेस के मामले में बिल्कुल वैसी थी जैसी कि शारदा को चाहिए थी। भाभी प्लीज मेरा नाश्ता कमरे में भिजवा दीजिए। हाँ, आलू के पराठे बनाए हैं, मैं अभी लेकर आती हूँ। व्हाट? आलू के पराठे? ओह गॉड, मैं ये नहीं खा सकती, इनमें तो बहुत कैलोरीज होती हैं। आप ऐसा कीजिए, मेरे लिए 2 अंडे बॉईल कर दीजिए और 1 गिलास फ्रेश जूस। और हाँ भाभी, प्लीज थोड़ा जल्दी करना। घर के कामों में मदद करना तो दूर की बात थी,
त्रिशा अपने सारे काम भी हमेशा गायत्री से ही करवाती थी और शारदा को भी इसमें कोई बुराई नहीं दिखती थी। उसने कभी भी त्रिशा को नहीं टोका, उल्टा वो तो त्रिशा को और बढ़ावा दे रही थी। आ गई बहू, आ जाओ, मैं और मोहन बस चाय पीने ही बैठे थे। नहीं मम्मी जी, आप लोग बैठिए, मैं अपने लिए ग्रीन टी बनाकर लाती हूँ। तुम क्यों बनाओगी? वो महारानी है तो रसोई में, वही बना देगी। क्यों माँ, भाभी क्यों बनाएंगी? वैसे भी वो सारा दिन घर के कामों में लगी रहती हैं। त्रिशा को कम से कम अपने काम तो करने ही चाहिए। तू चुप कर, और मैं उसके भले के लिए ही कह रही हूँ। जितना काम करेगी उतना हिलेगी डुलेगी, और फिर शायद वजन भी कुछ कम हो जाए। त्रिशा, तुम जाकर अपने कमरे में आराम करो, मैं बोलती हूँ गायत्री को, वो ग्रीन टी बनाकर तुम्हें वहीं दे जाएगी। शारदा त्रिशा को इसी तरह बढ़ावा देती रही और इसी के साथ गायत्री की बेकदरी भी बढ़ती गई, साथ ही साथ गायत्री का मोटापा भी और उस मोटापे से होने वाली परेशानियां भी। सोहन, आ गया बेटा, क्या बताया डॉक्टर ने? कुछ नया नहीं है माँ, डॉक्टर ने साफ साफ कह दिया है कि जब तक इसका ये मोटापा कम नहीं होगा तब तक ये माँ नहीं बन सकती। हे भगवान, तो इसका मतलब कि हमें बच्चे की उम्मीद छोड़नी पड़ेगी। क्यों माँ जी, मैं पतली भी तो हो सकती हूँ। रहने दे, पतला होना तेरे बस की बात नहीं है। इतने सालों से देख रही हूँ, खाना देखते ही तेरी लार टपकने लगती है, और कसरत तो तेरे पूरे खानदान में किसी ने ना की, तो तू बस रहने ही दे। सच में कर्म तो हमारे ही फूटे थे जो गलत जगह रिश्ता जोड़ बैठे। वक्त के साथ शारदा के दिल में गायत्री के लिए नफरत और उससे बात करने का तरीका दोनों ही बिगड़ते गए। नौबत यहां तक आ पहुंची कि शारदा सोहन की दूसरी शादी के बारे में भी सोचने लगी। त्रिशा बेटा, वो तुमसे कुछ बात करनी थी, खाली हो क्या? हाँ मम्मी जी, बताइए क्या बात है? बेटा, गायत्री का हाल तो तुमसे छिपा नहीं है, और मैं अपने सोहन को इस हाल में नहीं देख सकती, तो मैं चाहती हूं कि मैं सोहन की फिर से शादी करवा दूं। पर मम्मी जी, भाभी के रहते ऐसा कैसे हो सकता है? इसीलिए तो तुम्हारी मदद चाहिए। मुझे उस मोटी भैंस से छुटकारा चाहिए। मैं उसका और सोहन का तलाक करवाना चाहती हूँ। ठीक है मम्मी जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं कुछ करती हूँ। त्रिशा को भी शायद इसी मौके का इंतजार था। अब वो ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ती थी जिसके बहाने गायत्री को बातें सुनाई जा सके। शारदा और सोहन ने भी इस सब में उसका पूरा साथ दिया, लेकिन गायत्री के शरीर पर जैसे चर्बी मोटी थी, ठीक वैसे ही वो मन से भी बहुत मजबूत थी। उसने त्रिशा और शारदा की बातें सुन ली थी, इसीलिए उसने बिना कोई शिकायत किए सब कुछ सहने का फैसला किया। फिर एक दिन, भाभी भाभी, गजब हो गया, माँ और भैया का एक्सीडेंट हो गया है, दोनों हॉस्पिटल में अभी। क्या कह रहे हो भैया, ये कैसे हैं? और माँ जी, वो ठीक तो है ना? खतरे वाली तो कोई बात नहीं भाभी, लेकिन दोनों को बहुत चोटें आई हैं, कई जगह से हड्डियां टूटी हैं, तो दोनों को कई महीने तक बिस्तर पर ही रहना होगा। गायत्री चाहती तो इस मौके का पूरा फायदा उठा सकती थी, और उसने ऐसा किया भी, लेकिन बिल्कुल अलग तरह से। माँ जी, मैं यही हूँ, आपको कुछ भी चाहिए हो तो बस एक आवाज दे दीजिएगा, मैं तब तक इन्हें खाना खिला देती हूँ। शारदा और सोहन के इतने खराब व्यवहार के बावजूद गायत्री ने उन दोनों की दिल लगाकर सेवा की। कई महीनों तक दिन रात वो उन दोनों के साथ लगी रही, जबकि त्रिशा ने एक बार भी उन दोनों का हाल तक नहीं पूछा। और फिर आखिरकार वो समय आ ही गया जिसका गायत्री को हमेशा से इंतजार था। माँ जी, ये देखिए, मैंने धोखे से तलाक के इन कागजों पर भाभी से दस्तखत करवा लिए है। अब बस भैया के दस्तखत चाहिए और फिर आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। लाओ, दिखाओ तो जरा। शारदा ने तलाक के कागज फांसी रखे कूड़ेदान में डाल दिया। ये देखकर त्रिशा भड़क गई। ये क्या किया माँ जी? मैंने कितनी मेहनत से ये सब किया था। लेकिन गायत्री की मेहनत तुम्हारी मेहनत पर भारी पड़ गई बेटा। तुम तो आज आई हो हमसे मिलने, लेकिन एक्सीडेंट के बाद से एक दिन भी ऐसा नहीं गया जब गायत्री ने हमें अकेला छोड़ा हो। तो बात यह है बेटा कि अब मैंने अपना इरादा बदल दिया है और तुम भी बदल दो। अब गायत्री को इस घर से निकालना नहीं, बल्कि उसे उसकी सही जगह देनी है, साथ ही उसकी मदद भी करनी है पतला होने में। दरवाजे के पास खाना हाथ में लिए खड़ी गायत्री सब कुछ सुन चुकी थी। उसकी आंखें अभी भी नम थी, लेकिन इस बार नमी के साथ खुशी थी, तकलीफ नहीं। रजनी की नई नई शादी हुई थी। अपने ससुराल में वो किसी के सामने ज्यादा बोलती नहीं थी। उसका पति कमल अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। रुपए पैसों की भी कोई कमी नहीं थी। रजनी को अपने ससुराल में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन फिर भी वो हमेशा गुमसुम सी रहती थी। क्या बात है रजनी, तुम्हें यहाँ कोई परेशानी है क्या? मैंने देखा तुम किसी से ज्यादा बात नहीं करती।
और हमेशा चुपचाप ही रहती हो। नहीं जी, ऐसी तो कोई बात नहीं। नहीं बहू, कोई बात तो जरूर है। शादी से पहले तो हर किसी से तुम्हारे बारे में यही सुना था कि तुम बड़ी चुलबुली और हंसमुख हो। फिर अब क्या हुआ? बेटा, ये घर तुम्हारा है और इस घर के लोग भी। कोई परेशानी है तो खुलकर कहो। नहीं माँ जी, वो सब नया नया है ना, तो बस इसीलिए। चलो कोई बात नहीं। कमल, ऐसा कर, बहू को कहीं बाहर ले जा। थोड़ा घूमेगी फिरेगी तो अच्छा लगेगा इसे। ठीक है माँ। कमल उसी शाम रजनी को एक बढ़िया रेस्टोरेंट में लेकर जाता है, लेकिन रजनी वहां भी खुश नहीं दिख रही थी। इस पर कमल ने उससे फिर पूछा, रजनी, तुम यहां आकर भी खुश नहीं हो? क्या बात है? तुम कुछ खा भी नहीं रही हो। सच सच बताओ रजनी, मैं तुम्हें पसंद नहीं हूं क्या? नहीं जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सच में बहुत खुश हूं। अच्छा ठीक है, मैं आपसे वादा करती हूँ कि अब से आपको मेरे चेहरे पर मायूसी नहीं दिखेगी, पक्का। कोई जबरदस्ती नहीं है रजनी, पर हां, इतना जरूर है कि तुम्हें उदास देखकर मुझे अच्छा नहीं लगता। इतना कहकर कमल वहां से उठकर चला जाता है। उसके जाते ही रजनी सोचने लगती है, ओफो, कैसे बताऊं इन्हें कि इतने दिनों से मैं वो नहीं कर पा रही हूं जिससे मुझे खुशी मिलती है, और वो है खाना। वाह वाह, कितने सुंदर लग रहे हैं ये गुलाब जामुन। मन कर रहा है कब से खा लूं। लेकिन लेकिन माँ ने जो कहा था उसका क्या? देख रजनी, यहां तो तेरी मर्जी चल गई, लेकिन ससुराल में ये सब नहीं चलेगा। वहां ऐसे हपसियों की तरह मत खाने लगना। जरा तहजीब से कम कम खाना, समझी? वरना सब तेरा मजाक उड़ाएंगे। लेकिन लेकिन ये तो मेरा ससुराल नहीं है, अभी तो मैं खा ही सकती हूँ। ये सोचकर रजनी सामने रखे गुलाब जामुनों पर टूट पड़ती है। वो एक एक करके सारे गुलाब जामुन खा जाती है। फिर उसके बाद उसकी नजर समोसों पर पड़ती है। अरे वाह, समोसा! माफ करना दोस्त, ये बैठे थे ना सामने, बस इसीलिए इग्नोर कर रही थी तुम्हें। रजनी एक एक करके समोसे भी खाने लगती है। उसे खाने में बहुत मजा आ रहा था। उसे लगा था कि कमल उसे वहीं छोड़कर वापस चला गया है और उसे वहां कोई नहीं देख रहा, लेकिन ये सच नहीं था। कमल तो सिर्फ वॉशरूम जाने के लिए उठा था। लेकिन जब वो लौटा तो रजनी को इस तरह मन से खाते देखकर रुक गया और छिपकर उसे देखने लगा। अरे, खाते हुए कितनी खुश लग रही है। तो ये बात है। लगता है इसे खाने का बहुत शौक है, लेकिन सबके सामने खाने से शर्माती है। कमल रजनी के सामने नहीं आता और रजनी एक एक करके सारे समोसे खा जाती है। कितने दिनों बाद मजा आ गया। चलो अब घर चलती हूँ, घर जाकर इन्हें भी तो मनाना है। रजनी रेस्टोरेंट से बाहर आ जाती है। गेट के बाहर कमल गाड़ी के साथ उसका इंतजार कर रहा था। कमल को देखकर रजनी घबरा जाती है। हे भगवान, ये तो यहीं पर है। कहीं इन्होंने मुझे खाते हुए देख तो नहीं लिया। रजनी, आओ। क्या सोच रही हो? अभी हमारी आउटिंग खत्म नहीं हुई है। रजनी कमल के साथ गाड़ी में बैठ जाती है। वो कुछ बात नहीं कर रही थी, तभी कमल उससे कहता है, रजनी, तुम्हें भूख लगी होगी। रेस्टोरेंट में तो तुमने कुछ खाया नहीं। चलो मैं तुम्हें अपनी फेवरेट चाट खिलाता हूँ। शुक्र है भगवान का, इसका मतलब इन्होंने कुछ नहीं देखा। अरे वाह, अभी तो चाट भी खाने को मिलेगी। आज तो बड़ा अच्छा दिन है। अब रजनी के चेहरे पर चमक थी जिसे देखकर कमल भी खुश था। वो रजनी को अच्छे से जानना चाहता था, इसीलिए जानबूझकर उसने रजनी को सच नहीं बताया और उसे चाट के ठेले पर लेकर गया। चाट देखकर रजनी के मुंह से खुद ब खुद ही निकला, भैया फटाफट गोलगप्पे लगा दो, और तब तक मत रुकना जब तक मैं ना कहूं, ठीक है? तभी रजनी को एहसास हुआ कि कमल उसे ही देख रहा है। वो झेंप गई और चाट वाले से बोली, मेरा मतलब है कि जब मैं बोलूं तब रुक जाना, ठीक है? क्या रजनी, मुझे तो गोलगप्पे बहुत पसंद है, और मैंने सुना है कि लड़कियों से ज्यादा गोलगप्पे कोई खा नहीं सकता। तो चलो फिर हो जाए मुकाबला। रजनी गर्दन हिलाकर कमल को हाँ कहती है। वो बाहर से तो नहीं दिखा रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रही थी। अरे वाह, मन भरकर गोलगप्पे खाऊंगी आज तो। शर्त के बहाने रजनी कई गोलगप्पे खा जाती है। आखिर में कमल हार मान लेता है और रजनी को भी खाना बंद करना पड़ता है। ओफो, अभी तो टेस्ट आना शुरू हुआ था। कमल को समझ आ गया था कि रजनी को कैसे खुश रखना है। वो बिना उसे जताए किसी न किसी बहाने से रजनी के लिए
हर रोज खाने की चीजें लाने लगा। रजनी, ये लो। ये क्या है जी? ये कचौरियां हैं। माँ ने कहा है तुम अपने हाथों से गरीबों में बांट देना। गरीबों को? अरे मुझसे गरीब कौन है यहाँ? कमल के जाने के बाद रजनी सारी कचौरियां खुद ही खा लेती है। रजनी अब घर में सबसे बात करने लगी और हर वक्त खुश रहने लगी, क्योंकि उसे लगता था कि उसके पेटू होने के बारे में कोई नहीं जानता था। वो एक बार खाना शुरू करती तो रुकती ही नहीं। हालत ये हो गई कि अब वो हर वक्त सिर्फ खाने के बारे में ही सोचती रहती थी। आज चिकन करी बनाती हूँ, कितने दिन हो गए खाए हुए। अरे बहू, ये तुमने रामू से 3 किलो चिकन लाने को कहा है क्या? और ये क्या, इतने सारे चावल? कोई दावत रखी है क्या? मुझे बताया क्यों नहीं? नहीं माँ जी, दावत तो नहीं रखी। तो फिर इतना सारा खाना किसके लिए? वो माँ जी, अह, वो अब अह, वो हाँ, गरीबों के लिए माँ जी। अरे बहू, गरीबों को खिलाना है तो कुछ और खिलाओ, चिकन नहीं। रामू, 1 किलो चिकन बहुत रहेगा। फिर कांता के जाने के बाद ओहो, सोचा था आज जी भरकर चिकन खाऊंगी, लेकिन ये माँ जी ने सब खराब कर दिया। क्या करूं? ऐसा करती हूँ, चुपचाप ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगा लेती हूँ। कांता फौरन अपने फोन से चिकन ऑर्डर करती है। खाना कुछ ही देर में घर पहुंचने वाला था। माँ जी, आप ये सब क्यों कर रही हैं? आप रहने दीजिए, जाकर कमरे में आराम कीजिए ना आप। कोई बात नहीं बेटा, मैं करती हूँ ना। ना नहीं माँ जी, आप आराम कीजिए। रजनी कांता को जबरदस्ती उसके कमरे में भेज देती है। वो नहीं चाहती थी कि कांता ऑनलाइन मंगवाए हुए खाने को देखे। वो फौरन घर के मेन गेट पर जाकर खड़ी हो जाती है और खाना लेकर तुरंत अपने कमरे में जाने लगती है, लेकिन अचानक कांता को सामने देखकर चौंक जाती है। माँ जी, आप मैं वो रजनी, मैंने सब देख लिया है। तुम्हें जब खाना ऑनलाइन ही मंगवाना था तो घर पर बनाने का ढोंग क्यों किया? मुझे साफ साफ बताओ, चल क्या रहा है तुम्हारे मन में? कुछ नहीं माँ जी, वो मुझे डर था कि कहीं मुझसे चिकन बिगड़ गया तो बस इसीलिए। अरे, तो तुमने मुझसे पहले क्यों नहीं कहा? चलो, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। और ये बाहर का खाना फ्रिज में रख दो। आज मैं तुम्हें सिखाती हूँ कि चिकन करी कैसे बनाते हैं। रजनी को मजबूर होकर वो खाना फ्रिज में रखना पड़ता है। कांता और वो मिलकर खाना बनाते हैं। फिर आधी रात के वक्त, ओहो, फ्रिज में इतनी सारी चिकन करी रखी है। सबके सामने तो मन भर के खाया नहीं। क्या करूं? अभी जाकर खा लूं क्या? रजनी कमल की तरफ देखती है। वो गहरी नींद में सो रहा था। रजनी चुपचाप उठी और फ्रिज से चिकन करी निकालकर उसे गर्म करने लगी। पहले पता होता कि ससुराल में इतना नाटक करना पड़ेगा खाने के लिए तो कभी शादी ही नहीं करती। चलो कोई बात नहीं। वाह, क्या खुशबू है। अब हाँ, ये रही रोटियां। अब मुझे खाने से कोई नहीं रोक सकता। नहीं, मैं रोकूंगा तुम्हें। ये कमल की आवाज थी जो रसोई के दरवाजे पर खड़ा था। कमल को देखकर रजनी के हाथों से निवाला नीचे गिर जाता है। वो हकबकाते हुए कमल से कहती है, जी, मैं वो दरअसल बाहर एक कुत्ता बड़ी देर से रोए जा रहा था, तो मैंने सोचा उसे जाकर खाना दे देती हूँ। बस करो रजनी, मैं सब जानता हूं। तुम सबके सामने खाने से शर्माती हो और फिर छिप छिप कर खाती हो। क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी। रजनी, झूठ मत बोलो। देखो, मुझे या घर में किसी को भी तुम्हारे खाने से एतराज नहीं है। इसमें कोई बुराई नहीं है कि तुम्हें खाने का शौक है। कमल की बात सुनकर रजनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये देखकर कमल उसके पास जाता है और उसे समझाता है। रजनी, खाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन सही समय पर और सही मात्रा में खाया जाए, वही हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है। मैं बहुत पहले से यह सब जानता था। तुमसे कुछ कहा नहीं ये सोचकर कि तुम्हें बुरा ना लगे, लेकिन इस तरह आधी रात को उठकर खाना बिल्कुल ठीक बात नहीं है। इससे तुम्हारी सेहत खराब हो सकती है। तो क्या करूं मैं? मेरी माँ ने कहा था कि सबके सामने कम कम खाना। नहीं, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। माँ ने कहा था ना तुमसे कि यह घर भी तुम्हारा है और घर वाले भी। तुम्हें किसी से शर्माने की जरूरत नहीं है। लेकिन सब लोग तो यही सोचेंगे ना कि मैं बहुत बड़ी पेटू हूं। वो तो तुम हो, मैंने देखा है तुम्हें खाते हुए। लेकिन फिर भी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, क्योंकि पेटू होना कोई बुरी बात नहीं है। कमल रजनी को गले से लगा लेता है। रजनी को बहुत अच्छा लग रहा था, जितना उसे मन भर के खाने में भी कभी नहीं लगा था।